अभी हम लोगों ने डिफरेंस के बारे में जाना है कि सेट का डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे डिफरेंस का सिंपल एग्जांपल हम लोग ऐसे भी हम लोग डिफाइन किए थे, a माइनस बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, ये तो हम लोग डिफरेंस के बारे में, मतलब एक सेट से दूसरे सेट के डिफरेंस के बारे में डिफाइन किए थे। अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है सिमेट्री डिफरेंस के बारे में। सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है जानते हैं। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हुआ कि हम लोग को ऐसा कलेक्शन लेना है जो इस टाइप का कलेक्शन हो। जैसे a माइनस बी यूनियन b माइनस a, इस टाइप का जो सेट बनेगा, जैसे a माइनस बी यूनियन b माइनस a, जो इस टाइप का सेट बनेगा, ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट। ठीक है, यहां पे हम लोग और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, अब टू सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हम लोग को दो सेट लेना होगा। लेट symmetric difference of A and B, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी वो डिफाइन ही इस तरीके से है, डिफाइन एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, मतलब ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो इस तरीके से एक सेट को बनाएगा, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को बनाएगा। और इस सिमेट्रिक डिफरेंस के साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा से। ठीक है, अब मतलब यदि हम लोग इसका सिंपल डिफिनेशन लिखें तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि इसको हम लोग को किस तरीके से डिफाइन करना है। इसका हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ये a माइनस बी यूनियन b माइनस ए जो अदर सेट गिव अप कर रहा है, मतलब एक अदर सेट दे रहा है। मान लेते हैं वो सेट c है। ठीक है, तो यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस a और b को, ठीक है, मतलब a और b का हम लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है। तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस ये हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a। ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यदि अलजेब्रिक डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक्स मतलब कहने का मतलब है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोग a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस से निकालेंगे, फिर जो भी एलिमेंट आएगा उन दोनों को यूनियन करके लिख देंगे, तो वही सेट जो c मिलेगा हम लोग को वही सिमेट्रिक डिफरेंस को बताएगा। ठीक, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी और
यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है, जहां पे हम लोग यूनियन लगा रहे हैं वहां पे आर का यूज कर रहे हैं, ओ आर का, ठीक है। और जहां पे हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड का। जैसे यदि कहीं पे और यूज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि कहीं पे एंड यूज हुआ है तो वो क्या यूज कर रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे दिखा जाए, ये तो हो गया हमारा सिंपल डिफिनेशन, मतलब लैंग्वेज मेथड में। ये हो गया एक नेमिंग जैसे सेट के फॉर्म में डिफिनेशन। अब ये कौन सा डिफिनेशन है, अलजेब्रिक डिफिनेशन, इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फिर इसके डिफिनेशन को भी हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन ए माइनस बी का जो डिफिनेशन होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और बी माइनस सी का जो डिफिनेशन होता है और करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ। अब हम लोग को पहले इसको लिखना है, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसके लिए हम लोग को इस तरीके से होगा, यक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा और एक्स जो होगा वो बी का एलिमेंट नहीं होगा। और यहां पे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी एंड यक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब इस तरीके से यदि हम लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना होगा तो इस फॉर्म से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब एक वेन डायग्राम मेथड से इस डिफिनेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है यही सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ए माइनस बी निकालना होगा, फिर बी माइनस ए निकालना होगा, फिर उन दोनों का यूनियन करके हम लोग निकाल लेंगे। मतलब ये चीज हम लोग को निकालना है। सबसे पहले एक इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये सेट जो हो गया ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो होगा ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ए हो गया और ये बी, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है यू, यहाँ पे ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ए माइनस बी, ए का ऐसा एरिया जो बी में पूरी तरीके से ना हो, मतलब बी का ना हो, बी का भी यदि होगा तो उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास सिर्फ यही एरिया बच रहा है, मतलब हम लोग के पास सिर्फ यही एरिया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल गया, ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बी माइनस ए को भी निकाल सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यू। अब हम लोग को निकालना है बी माइनस ए, बी का ऐसा एरिया जो ए से बिल्कुल भी रिलेशन, मतलब बी में बिल्कुल भी ना आता हो, मतलब बी का ऐसा रिलेशन जो बी का ऐसा एरिया जो ए में बिल्कुल ना आता हो। यदि बी में नहीं आएगा तो बी का होगा ही नहीं, मतलब इंटरसेक्शन नल हो जाएगा। इसीलिए जो बी का ऐसा एरिया को हम लोग सेलेक्ट करना है, ऐसे एरिया को फाइंड करना है जो ए से बिल्कुल अलग हो। ऐसे ये वाला एरिया को हम देख सकते हैं, तो ये हो गया बी माइनस ए। अब देखिए यहां पे यूनियन का मतलब यदि हम लोग दो सेट, यदि इसको मान लेते हैं हम ई और यहां पे हो गया एफ, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई सेट जो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एफ है वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग को निकालना है ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो डायरेक्टली या फिर हम यहां पे समझ सकते हैं वही चीज इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे ए माइनस बी यूनियन
अब देखिए ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग को इंक्लूड करना है, और बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है। अब दोनों का यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए मतलब दोनों को मिला के, जैसे इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे इसमें और ये वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें है। ठीक, अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस वाले एरिया को हम लोग सेट नहीं करेंगे। तो यही जो बताता है, यही बताता है ए सिमेट्री डिफरेंस बी, या फिर जो हम ई और एफ डिफाइन किए हुए हैं, ये तो यूनियन हमको पता है ये ई और एफ किस तरीके से होगा, ई यूनियन एफ, या फिर हम कर सकते हैं ई और यूनियन एफ, ई का मतलब जो है वो और बी का मतलब जो है वो, या फिर हम कर सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये चीज हो गया सिमेट्री डिफरेंस के बारे में। सिमेट्री डिफरेंस किस तरीके से होगा उसके बारे में। जैसे यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली ये चीज डिनोट कर रहा है, अब समझ में आ गया होगा ए सिमेट्री डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस के बारे में समझ चुके, सिमेट्री डिफरेंस के बारे में समझ चुके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पढ़। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट, नेम से क्लियर हो रहा है कि ये किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा है। जैसे एक बड़े एरिया में से मान लीजिए ये कोई, जैसे इसको पहले थोड़ा छोटा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कोई यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, यहाँ पे यू कोई यूनिवर्सल सेट है, ए इसका कोई सेट है मतलब सबसेट है। तो अब यदि हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाए तो ए का जस्ट रिवर्स, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से यदि हम ए को हटा दें, उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में से बचता में जो बचता है ऑल ओवर वो ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री में रिप्रेजेंटेड होगा। मतलब ये वाला रीजन टोटल, ये वाला रीजन टोटल यही होगा हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसी तरीके से मतलब अब इस सेट में मान लीजिए जो जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम लोग यूज कर लेंगे, फिर वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। अब इसका डेफिनेशन देखिए, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से डिफाइन होता है कि मतलब उस सेट में जिस तरीके से डिफाइन होता है, मतलब उस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के अलावा जो भी उसके, मान लीजिए ए का यदि कॉम्प्लीमेंट्री देखना है तो उस ए के अलावा जितने भी उसके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट होंगे वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं उसे अलजेब्रिक, मतलब ए डैश को हम लोग इस तरीके से, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ए डैश के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए डैश या फिर ए टू द पावर सी लगा देते हैं, और ये भी ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताता है। और ए का कॉम्प्लीमेंट्री का जनरल डिफिनेशन होता है, मतलब ए डैश लिखे या फिर ए का पावर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री लिखे, सी ए डैश लिखते हैं। तो ए डैश मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब इस ए के यूनिवर्सल सेट में से, मतलब ए का ए कोई सेट है, उसका यदि कोई भी यूनिवर्सल सेट यू है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ए को हटा देंगे। उसके बाद जो सेट हमारे पास बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये सेट बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ देगा। अब इसको मान लीजिए डिफाइन करना हो, यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिए, जो हम ये दो चीज लिखे थे, इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट को ए डैश, मतलब जो भी सेट रहेगा उसका डैश, मान लीजिए बी सेट है तो बी डैश, सी सेट है सी डैश, ठीक है, और डी सेट है तो डी डैश,
और या फिर उन्हीं सब पे सी लगा देंगे हम लोग। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे x such that x is element of u। जैसे अब वही करना है हम लोगों को, यही चीज, ठीक है। जैसे a माइनस बी का डेफिनेशन था जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, x इज एलिमेंट ऑफ u, x u का तो एलिमेंट होगा, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, मतलब x a का एलिमेंट नहीं होगा। देखिए a के कॉम्प्लीमेंट्री में a का एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a टू द पावर c से, ठीक है। a पावर c का आ जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का आ जाए, ठीक है। ये कोई c, ये मत समझिएगा कि ये कोई c वेरिएबल है, जैसे हम पावर बोल रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये कोई वेरिएबल है, मतलब इसका 1 2 3 4 5 कोई मीनिंग होगा, ठीक है। ये बस एक सिंबलिक फॉर्म है कि a टू द पावर c, मतलब a c जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, a का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से बेटर तरीके आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अब वेन डायग्राम मेथड से ही पहले ही बता चुके हैं, जैसे यहां पर भी समझ लीजिए एक बार। मान लेते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल सेट U है और इसका कोई सबसेट है A, ठीक है। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसके अलावा A के अलावा जितने भी टर्म्स रहेंगे वही सब A के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होंगे, ठीक है। अब ये बताएगा क्या, A डैश। अब उसी तरीके से यदि हम थोड़ा सा और डिप जाए तो हम देख सकते हैं, ये मान लेते हैं सेट A है और ये B है, तो A B हो गया। तो अब मान लीजिए A यूनियन B को, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, A यूनियन B। सबसे पहले A यूनियन B को जान लेते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, ये ऑल ओवर, ठीक है। मतलब ये A को हम लोग टोटल कंबाइन कर देंगे, और B को कंबाइन कर देंगे। अब यदि यही देखें हम, A यूनियन B का डैश निकालना है, मतलब इन सबका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके यूनिवर्सल सेट में से इस चीज को हम लोग को हटा देना है, तो हम लोग के पास ये रीजन छोड़ के इसके अदरवाइज रीजन जो इसके यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा हुआ है वो सब चीज हम सेलेक्ट कर देंगे, और वही वाला पार्ट A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा। या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम लोग A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सब चीज समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ और ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ। जैसे ये थोड़ा सा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यदि कॉम्प्लीमेंट को A यूनियन B के फॉर्म में है, लेकिन यदि इस कॉम्प्लीमेंट को हम A पे लाना चाहें और B पे लाना चाहें तो क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन होगा तो भी चेंज हो जाएगा, और यूनियन होगा तो भी, यदि कॉम्प्लीमेंट होगा उसके पावर तो भी ये चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ये चीज, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A के कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट में जो जो कॉमन है वही चीज हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे इसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। मान लेते हैं कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, यहाँ पे ये सेट है A और ये सेट है B, तो हम लोग को A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A के अलावा सारा कुछ, सिर्फ A को हम लोग को लीव करना है, ये B को नहीं बोला गया है, मतलब B को भी हम लोग अभी इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, A का कॉम्प्लीमेंट।
अब इसी तरीके से हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। हम लोग को बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ये यहाँ पे हो गया ए हो गया और ये बी हो गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मतलब बी को छोड़ के जितना भी एरिया बचता है उन सब एरिया को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला ये टोटल कवर होगा। अब हम देख सकते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये तो बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग को देखना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एरिया कॉमन है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए, इन दोनों वाले पार्ट को, तो यहां पे हम थोड़ा सा बताते हैं। यदि इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सेट मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, अब इस चीज में और इस चीज में जो भी कॉमन है वही सिर्फ इन्वॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे फिलअप है, तो इसको नहीं इन्वॉल्व करना है। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे फिलअप है, तो इसको भी नहीं हम लोग को इन्वॉल्व करना है, ये वाले पार्ट को। मतलब बचा कौन सा पार्ट, इन सबके अलावा, इस सर्कल के अलावा जो भी पार्ट बचा वही चीज बचा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वलेंट होगा। अब ये क्या बता दिया गया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम एक और पॉइंट देख सकते हैं। यदि हम लोग ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन का कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम होता है, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यदि ए यूनियन बी, मतलब ये होल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी होल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक पार्ट है और बी एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये हम तभी कह सकते हैं जब उन दोनों का इंटरसेक्शन जो हो वो नल हो। जैसे हम पेज का एग्जांपल लेके बताए हैं कि पेज का जो एक पार्ट था वो ए को रिप्रेजेंट करता, दूसरा पार्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब उस पार्ट ए में और उस पार्ट बी में क्या कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि मान लीजिए यदि दो सेट हो, अब दो सेट में कॉम्प्लीमेंट कैसे देखेंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं, उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और हम भी सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में ये है कि हम लोग को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फोकस करके देखिएगा, या फिर एक मिनट रुकिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए इस चीज को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम। मान लीजिए इस चीज को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में हमको इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सॉल्व देखिए। सॉल्व, सबसे पहले यहाँ पे ए और बी दो सेट है और यहाँ पहले दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट करते चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेट, एक वेन डायग्राम का सिंपल डायग्राम। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेट है ए,
और यहाँ पे कोई सेट है बी। ये जो है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी और ये यूनिवर्सल सेट यू को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग को सेट ए के बारे में देखना है। सेट ए तो हम लोगों को ये टोटल दिख रहा है, हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग को चाहिए क्या। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए को देख लेते हैं। सेट ए यहां पे शो अप कर रहा है, मतलब कि जो सेट ए होगा वो ये टोटल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सेट ए मिल गया। ठीक है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए। ठीक, अब इसी तरीके से हम मान लीजिए दूसरा चीज बनाते हैं, इंटरसेक्शन करना है हम लोग को। इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग को निकालना है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए ये कोई दूसरा डायग्राम है, इसमें वही चीज बनाना है। ए इस तरीके से सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू हो गया। यहाँ पे ए है और ये क्या हो गया बी। यहाँ पे हम लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखने वाले थे हम लोग। तो मतलब यहाँ पे ये टोटल सेट जो है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कहां पे रिप्रेजेंटेड होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक भूल जाइए अभी, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस बी को छोड़ के जितने भी स्पेस बचते हैं वो सारे स्पेस आ जाएंगे। जैसे यहां से टोटल यहां तक का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो रहा है। बस ये चीज यहां तक है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। आप थोड़ा सोच के बताइए कि इन दोनों सेट में कौन सा एरिया, कौन सा शेडेड रीजन जो है वो कॉमन है। सोच सकते हैं कौन सा एरिया कॉमन है। यहां पे देखिए इस पार्ट का ये वाला एरिया, ठीक है, और यहां पे वही एरिया दिख रहा है हम लोगों को कि ये वाला जो शेडेड रीजन एरिया है वो इन दोनों में कॉमन है। जैसे कौन सा वाला, यहां पे हम लोग देखते हैं इन दोनों को मिला के, यहां पे देते हैं इसको। देखिए यहां पे ध्यान से थोड़ा सा, ये हमारा था सेट ए और ये था हमारा सेट बी। ठीक है, ये था ए, ये था बी और ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब हम लोग देखे हैं कि ये वाला जितना शेडेड रीजन था यही वाला सिर्फ एरिया इस दोनों में कॉमन है। मतलब यहां पे हम लोग को क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा कि मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को कैसे मिला। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम लोग को चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मतलब इस चीज का भी जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज का कॉम्प्लीमेंट तो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब अब इसी एरिया को सिर्फ हटाना है और जितने भी एरिया बचे हुए हैं उनको सेटेड कर देना है। वो मिल गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग को मिला था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब कितने को लीव करके और सबको एडजस्ट कर देंगे।
थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कि बस इसी को हम लोग को क्यों लीव किया है, क्योंकि यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा था और यहाँ पे हम लोग का इसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, मतलब यहाँ मिल गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जैसे ए और बी सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मतलब सिंपल भाषा में हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, अब हम लोग को पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी non-empty set, then all ordered pair A B where A is element of capital A and B is element of कैपिटल बी। मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होगा ए और बी का, जहां पे ए एलिमेंट होगा ए एलिमेंट होगा कैपिटल ए का सेट ए का और बी एलिमेंट होगा सेट बी का, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। A and B, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, and it is denoted by A cross B। यहां पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से एलिमेंटों को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं हम लोगों को कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए बी का, और ए जहां पे होगा वो ए का एलिमेंट होगा और बी जहां पे होगा वो बी का एलिमेंट होगा, वो किस चीज को बताएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए यहां पे और बी जहां पे ए क्रॉस बी के फॉर्म से। अब इसका अलजेब्रिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, मतलब कैसे टाइप के सेट इसमें आएंगे। फिर एग्जांपल देखते हैं कैसे टाइप के मतलब एलिमेंट आएंगे, वो तो सेट रहेगा जो ए क्रॉस बी फॉर्मेशन होगा। C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहना है ए बी, सच दैट जहां पे ए किसका एलिमेंट होगा, ए का, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ठीक है, तो ये इस इसका डिफाइन कर देगा कि मतलब ए होगा ए का एलिमेंट और बी होगा बी का एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग बता देते हैं किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। मान लेते हैं कोई सेट, एग्जांपल लेते हैं एक, मान लेते हैं कोई सेट ए जो है ये है 1,2, ये कोई एक सेट है, और कोई सेट है बी ए बी। ठीक, इस तरीके से अब हम लोग को फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट ए का लेते हैं, ए का ए के साथ 1 ए हो गया, ठीक है, कॉमा, ठीक, ये ध्यान रखते हो जाता है, यहाँ पे कॉमा यूज होगा। फिर ए और बी 1 कॉमा बी, ठीक,
अब फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और a, 2, a। अब ऐसे ही 2 को b के साथ सॉल्व करते हैं, तो 2, b, एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a क्रॉस b, मतलब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b के साथ। अब यहां पे देखिए, यदि हम लोग इसी को रिवर्स कर दें, मतलब b क्रॉस a हम लोग फाइंड करना चाहें, तो b क्रॉस a का मतलब हो गया, अब हम पहले b के एलिमेंट को लेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा गया है a क्रॉस b, यहां पे a है और a एलिमेंट है कैपिटल A का, तो जो भी हमें पहले लिखा जाएगा उसको हम पहले फॉर्म में लिखेंगे, पहले लिखेंगे a और b। ठीक है, अब हम मान लीजिए a के एलिमेंट को लेते हैं, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे हो गया a 1। ठीक है, और दूसरा फिर a को लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया a 2। अब इसी तरीके से तीसरा वाला यूज करते हैं, यहां पे b है, यहां पे 1 है, b और 1 हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट b और 2 को सॉल्व करते हैं, तो b, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज a क्रॉस b और b क्रॉस a हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा होगा, यहाँ पे 1, a है, यहाँ पे a, 1 है, तो ये किसी भी तरीके से सब इक्वल नहीं है, मतलब इन दोनों को इक्वल नहीं कहा जा सकता। मतलब ये कर सकते हैं, एक और पॉइंट मिल गया हम लोगों को, a क्रॉस b जो होगा इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, आई थिंक ये चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया होगा किस तरीके से ये हो रहा है। अब इसी तरीके से कितना भी बड़ा सेट हो उसको हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी बोला गया, इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ये चीज नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। अब जस्ट कंसीडर, एक कंडीशन कंसीडर करते हैं जिसमें ए भी एम्प्टी है और बी भी एम्प्टी है, फिर क्या होता है, ए इज इक्वल टू नल। यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 5, तो 5 एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है, तो इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ नल सेट। नल सेट इसको नहीं कह सकते। नल सेट को कहने के लिए या तो हम लोगों को सिर्फ 5 लिखना होगा, या तो हम लोगों को सिर्फ ये ब्रैकेट बना के छोड़ देना होगा ऐसे ही। ठीक है, अब हम लोग एक नल सेट लेते हैं, मान लेते हैं कि A5 जो है वो नल सेट है और B5 जो है वो भी एक नल सेट है। अब हम लोग को फाइंड करना है A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, अब नल से नल को प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, नल ही आएगा, कुछ नहीं, मतलब हमारे पास एक नल सेट है। ठीक है, यदि हम नंबर सिस्टम में देखें तो नल मतलब क्या होता है, 0, 0 मतलब नल। अब 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम ये करें 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, मतलब किसी से भी करें तो वहां पे 0 होगा। उसी तरीके से यदि कोई सेट नल सेट है, मतलब मान लेते हैं यदि कोई सेट A है और दूसरा सेट कोई B है, मान लेते हैं A में एलिमेंट 1 और 2 है और ये जो B है वो एक नल सेट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, A क्रॉस B का मतलब वही काम हो रहा है जो एक टर्म से और एक 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 0 मतलब यहाँ पे क्या होता है सेट में 5। ठीक है, आई थिंक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से है, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और ये सब किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।